नमस्ते बच्चों, प्रभात किड्स स्कूल से मैं श्वेता जायसवाल हिंदी की तासिका में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम सुगम हिंदी व्याकरण पुस्तिका से अविकारी शब्द यह पाठ पढ़ने वाले हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत हमें क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय यह आज देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू देखेंगे शब्दों की जातियाँ। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि किस तरह से वर्णों से हम शब्द बनाते हैं, शब्दों से वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो जो शब्द होते हैं हमारे, वह किसी भी वाक्य को बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो शब्दों के प्रकार भी आपको जानने आवश्यक हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए आज हम देखते हैं, शुरुआत शब्दों की जातियों से करते हैं। शब्दों की जातियाँ दो प्रकार की मानी गई है। कितनी जातियाँ हैं इसकी? वैसे तो 8 जाति है और 8 जातियों को हमने दो प्रकार में बांटा है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी यानी विकार यानी परिवर्तन, अविकारी यानी परिवर्तन न होना। उसके बाद में अविकारी शब्द, विकारी और अविकारी शब्द को हिंदी में और मराठी दोनों भाषा में प्रयोग किया जाता है। किंतु जब हम इसे लिखते हैं हिंदी में, जैसे क्रिया विशेषण के साथ, तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द ऐसा नहीं लिखते, हम लिखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। तो अव्यय यहाँ पर क्यों आए हैं, जबकि हम पढ़ तो रहे हैं अविकारी शब्द, है ना। ऐसा प्रश्न तो आप सबके मन में भी आता ही होगा। तो उसका कारण यह है कि हिंदी भाषा में हम सव्यय और अव्यय इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। सव्यय भी दो शब्द से मिलकर बना है, स और व्यय। उसी प्रकार अव्यय भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अ और व्यय। तो क्या है ये सव्यय और क्या है ये अव्यय? स का अर्थ होता है के साथ और व्यय का अर्थ होता है परिवर्तन। अब व्यय शब्द का दो प्रकार से अर्थ लगाते हैं हम हिंदी में। एक व्यय यानी पैसा खर्च करना और दूसरा व्यय यानी परिवर्तन। ठीक है, दोनों अर्थ समझ में आए आपको। अब स के साथ में व्यय को जोड़ा, यानी यह शब्द बना परिवर्तन के साथ। विकार यानी ही क्या? परिवर्तन हो जाना। और सव्यय यानी ही क्या? परिवर्तनशील रहना या परिवर्तन के साथ होना। ठीक है, इसके बाद आता है अविकारी शब्द की तरफ। अविकारी में भी अव्यय, अ और व्यय ये दोनों को मिलकर बना है। अब अ का अर्थ होता है के बिना और व्यय का परिवर्तन यानी परिवर्तन के बिना। ऐसे शब्द जो परिवर्तन के बिना ही प्रयोग में आते हैं उसे हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब परिवर्तन यानी कैसे होना चाहिए? तो लिंग, वचन और काल, लिंग, वचन और काल, इनके कारण अगर हम इन शब्दों में परिवर्तन, इन शब्दों में इसका प्रभाव पड़ेगा तो उसमें परिवर्तन आएगा ही। और ऐसे जो परिवर्तनशील शब्द होते हैं उनकी 4 प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन होता है। किंतु अविकारी शब्द में लिंग, वचन और काल का कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं है और कोई प्रभाव न पड़ने के कारण ही इसे हम अविकारी या अव्यय शब्द के नाम से जानते हैं। यह भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। समझे बच्चों आपको इतना ही? अब देखिए, विकारी और अविकारी शब्द की परिभाषा आपको समझ में आई? क्या अंतर है कि लिंग, वचन और काल के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन आता है उसे हम विकारी शब्द या सव्यय शब्द के नाम से जानते हैं, और लिंग, वचन और काल का ही प्रभाव जिन शब्दों पे नहीं पड़ता या जिन शब्दों में उसके प्रभाव से परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द के नाम से हम जानते हैं। दोनों के भी प्रकार कितने? 4 प्रकार बताए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गई ना शब्दों की जातियां कितनी? 8। कितनी जातियां हो गई अब इनकी? 8 जातियां हो गई। इन 8 जातियों में 2 मुख्य प्रकार, विकारी, अविकारी। इनमें से आज हम जो पढ़ने वाले हैं वह है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द की परिभाषा आपको समझ में आई? ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इसका अब हम एक साधारण से उदाहरण देखते हैं। बंदर इधर
उधर घूम रहा है या कूद रहा है, कूद रहा है। ये है हमारा एक उदाहरण। अब बंदर को लिंग के अनुसार अगर देखें तो बंदरिया हो जाएगा, परिवर्तन हो गया शब्द। ठीक है, अब रहा है तो रही है, सहायक क्रिया में परिवर्तन हो गया। कूद है तो कूदना भी होगा, कूदते भी होगा, शब्द में बदलाव आ गया ना। लेकिन क्या नहीं बदला इसमें, इधर और उधर, इन शब्दों में कोई अंतर आएगा क्या? इधर का किस हिसाब से इसमें बदल कर सकते हैं, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार, कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए ये जो शब्द होते हैं इन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। आए समझ में? चलिए आगे अब हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अविकारी शब्द में आज हम क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, यह दो उपघटक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया यानी क्या? क्रिया यानी क्या? तो ये जो क्रिया है इसे हम कहते हैं काम, यानी काम करना। ठीक है, और विशेषण यानी क्या? तो विशेषता बताना। विशेषण यानी क्या? विशेषता बताना है, अर्थात किसी भी काम की विशेषता को बताना, यानी क्रिया विशेषण, है ना। तो क्रिया विशेषण का शाब्दिक परिभाषा क्या होगी फिर? किसी भी क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण अव्यय के नाम से जानते हैं। समझ में आई आपको क्रिया विशेषण की परिभाषा? इस परिभाषा के अनुसार क्रिया के 4 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताए गए हैं इसके? 4 प्रकार। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब सबसे पहले हम देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब आपके मन में फिर सवाल उठ रहा होगा, रीति यानी क्या? तो रीति यानी किसी भी काम को करने का तरीका, ढंग, विधि। जैसे किसी भोजन में हमको कोई पकवान अगर बनाना हो तो उसकी हम विधि ढूंढते हैं, है ना, रेसिपी जिसे हम कहते हैं। तो वो विधि के अनुसार ही हम क्या करते हैं, उस पकवान को बनाते हैं। उसी प्रकार किसी भी काम को करने की विधि क्या है? जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो किस तरीके से की जा रही है। ठीक है, यानी बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है, इसका उदाहरण बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। चलने की तो क्रिया हो ही रही है वहां पे, पर वो किस तरीके से चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है ना। तो ये जो धीरे धीरे वाला शब्द है, यह क्या हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या उदाहरण दिया मैंने? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है, चलने की क्रिया हो रही है, किंतु उसकी क्या विशेषता को बता रहा है कि वो जो व्यक्ति चल रहा है वो धीरे धीरे चल रहा है। कभी हम बोलेंगे कि तेज तेज भी चल रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है ना। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वहाँ होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय, जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, उसका तरीका बता रहा है कि जो काम वहाँ हो रहा है, जो क्रिया वहाँ हो रही है, वो किस तरीके से हो रही है, किस ढंग से, किस विधि से की जा रही है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब काल यानी क्या? समय। काल का क्या अर्थ लेंगे हम? काल यानी ही समय। जिस शब्दों से हमें उस क्रिया किस समय पर की जा रही है इसका अगर हमें पता चल रहा है तो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कह रहे हैं। ठीक है, समय का जिसमें हमें पता चल रहा है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण हम देखते हैं कि मोहन सुबह उठकर पढ़ाई करने लगा। मोहन सुबह उठकर पढ़ाई करने लगा। कब कर रहा है वो पढ़ाई? सुबह के समय। तो समय हमें पता चला किस समय में पढ़ रहा है वो? सुबह के समय पढ़ रहा है, यानी उसे कहेंगे हम कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए आगे देखते हैं हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान यानी क्या? जगह। स्थान यानी क्या? जगह, यानी क्रिया किस जगह पर की जा रही है उसका अगर हमें पता चले। मोहन पार्क में खेल रहा है, खेल तो रहा है वो, पर कहाँ खेल रहा है वो? पार्क में खेल रहा है, बगीचे में खेल रहा है। तो वो जो पार्क है, वो जो बगीचा है, वह हुआ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आया?
अब इसके बाद आते हैं हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण यानी मात्रा, परिमाण का अर्थ क्या होगा? मात्रा। और स्थान यानी जगह, और रीति यानी तरीका या ढंग या विधि। अब मात्रा यानी कैसे? 1 2 3 4 5, ये क्या हो गई? संख्याओं में, गिनती में। किंतु परिमाण जब हम ले रहे, जब हम मात्राओं को ले रहे, तो यह निश्चित या अनिश्चित, ये दोनों प्रकार से इसको लिया जा सकता है। किंतु जब हम क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत इसे हम पढ़ते हैं तो इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ही आता है। इसके लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, ये जो शब्द है ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है ना। खूब, आज मुझे खूब जोर से भूख लगी है। कितनी भूख लगी? खूब जोर से। हम उसको गिन सकते हैं क्या? कितनी लगी होगी? 1 भूख लगी होगी, 2 भूख लगी होगी, 1 किलो लगी होगी, 2 किलो लगी होगी। इस तरीके से कुछ हम ऐसे गिन सकते हैं कि उसको? नहीं। इसे हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग आंगन में खड़े हैं। कुछ लोग, कितने लोग हैं पता है कि हमको? नहीं है। हम उनको गिन सकते हैं कि वो 2 4 5 भी हो सकते हैं, 50 लोग भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो उसे हम गिन सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए ये जो कुछ, थोड़ा, बहुत, कम, अधिक, इस प्रकार के जो शब्द है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। अब दूसरा एक प्रश्न, अगर कभी हमको परीक्षा में कोई वाक्य दिया हो और ये पूछा जाए कि क्रिया विशेषण अव्यय पहचानो, तो हम कैसे पहचानेंगे? है ना, ये भी एक हमारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा बात यह है कि जैसे अब पहले दिया गया है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसके लिए हमें कैसे यह शब्द लगा के प्रश्न करना है। जैसे बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है, तो बूढ़ा आदमी कैसे चल रहा है? क्या उत्तर मिला हमको? धीरे धीरे चल रहा है। तो ये जो धीरे धीरे वाला शब्द है वह क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे लगाकर हमें उस वाक्य के साथ प्रश्न करना है, उससे जो हमें उत्तर मिलेगा वही उत्तर क्या होगा? हमारा क्रिया विशेषण अव्यय होगा। उसके बाद काल यानी समय। समय के लिए हम क्या लगाते हैं? कब। क्या लगा के प्रश्न करना चाहिए हमें? कब, है ना। कब यानी मोहन कब पढ़ रहा था? सुबह के समय पढ़ रहा था। उत्तर मिला हमें क्या? सुबह के समय। तो वह जो हुआ उदाहरण हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण का। इसके बाद स्थानवाचक। अब स्थान के लिए हम क्या लगाएंगे? कहाँ, है ना। कैसे? जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, हाउ, व्हेन, वेयर, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। वैसे ही ये जो है कहाँ लगाकर, जहाँ पे जगह के बारे में बात की जा रही है, स्थान के बारे में बात की जा रही है, तो कहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। मैं भोपाल जा रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? जवाब क्या मिला कि मैं भोपाल जा रहा हूँ। तो इस कहाँ का जो उत्तर हमें मिलेगा वह आएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंदर। अब उसी प्रकार से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण, हम मैथ्स जब सॉल्व करते हैं तब हम लिखते हैं ना कितना और कैसे, कितनी, अर्थात हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच, है ना। इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कितना या कितनी, कितनी भूख लगी है, खूब जोर से भूख लगी है ना। तो इस तरह से जो उत्तर हमें मिला वह हुआ हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तब ये हो गया ना थोड़ा सा सरल क्रिया विशेषण को पहचानना कि किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। यहाँ पर हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कैसे, कब, कहाँ, कितना या कितनी, ऐसे शब्दों को लगाकर जब हम उस वाक्य से प्रश्न करेंगे तो उसके बदले में जो हमें उत्तर मिलेगा वही उसका प्रकार होगा। इतना समझ में आया बच्चों?
ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। संबंध बोधक अव्यय हमारा नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वह है संबंध बोधक अव्यय का। संबंध यानी क्या? रिलेशन। संबंध यानी क्या? इंग्लिश में हम उसे रिलेशन कहते हैं ना, वही। तो ऐसे संबंध जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिश्ता होता है, हमारे फ्रेंड्स के साथ हमारा रिश्ता होता है, वही संबंध वही रिश्ता यहाँ पर आज हम प्रयोग में लाने वाले हैं। अब इसके पहले हम परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ बताएं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, अब आपने देखा यहाँ पे विकारी शब्द में एक संज्ञा भी दिखी, सर्वनाम भी है। ये दोनों भी शब्दों को जब प्रयोग हम करते हैं किसी वाक्य में, तो संज्ञा और सर्वनाम शब्द का जो संबंध आता है, देखिए यहाँ पर आएगा संज्ञा और सर्वनाम। इन शब्दों का जो संबंध है वह अन्य शब्दों के साथ, यानी वाक्य में आने वाले अन्य शब्दों के साथ इनका जो संबंध बताते हैं उसे हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। समझा? संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आने वाले ये जो अन्य शब्द है, उन शब्दों के साथ जब आपस में इन दोनों का संबंध को जोड़कर बताते हैं उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसका हम उदाहरण देखेंगे कि पुस्तक मेज के ऊपर रखी है। पुस्तक कहाँ रखी है? मेज के ऊपर। पुस्तक क्या है? ये हमारा संज्ञा शब्द है और मेज भी क्या है? हमारा ये संज्ञा शब्द है। ये संज्ञा शब्द का संबंध रखी है, रखने वाली चीज कहाँ रखी है? लेकिन वहां के ऊपर, मेज के ऊपर रखी है। तो यह जो के ऊपर वाला है, यह जो शब्द है, ये जो शब्द है, ये दोनों का आपस में संबंध को बता रहे हैं, इसलिए के ऊपर संबंध बोधक अव्यय। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे शब्द हैं, जैसे के ऊपर, के नीचे, के बाद में, के सामने, के पीछे, के आगे, ऐसे बहुत सारे शब्द जो होते हैं वह संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे वाक्य में? तो के सामने, के ऊपर, के नीचे, ये जो के लगाकर आपको शब्द बताए जाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में प्रीपोजिशंस भी कहते हैं, तो उसे पहचानने के लिए हमें के इस शब्द की तरफ ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? अब सबसे पहली बात जो एक पॉइंट हमारा रह गया है वह है विशेषण और क्रिया। देखिए, विशेषण और क्रिया ये दोनों भी शब्द का प्रयोग हमने यहाँ क्रिया और विशेषण के अंतर्गत लिया है। तो इसमें अंतर क्या है? दोनों में क्या अंतर बताया गया है? विशेषण का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। किंतु जब क्रिया की विशेषता को बताने वाला जो शब्द होते हैं वहां पे हम क्रिया विशेषण के नाम से उसे हम जानते हैं। ठीक है, आज का पाठ समझ में आया बच्चों? तो अगली तासिका में इसके बाद के जो 2 पॉइंट हमारे रह गए हैं, स्थान कालवाचक क्रिया विशेषण और इसके बाद के शब्दों में हम समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय यह पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।